सड़कों से महलों तक जाने के किस्से तो हम सभी को पसंद आते हैं, पर क्या आपने कभी किसी को सैकड़ों करोड़ों डॉलर की संपत्ति से एकदम फटीचर होते हुए देखा? आपको बता दें, भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ लगभग ऐसा ही हुआ। भाइयों के बीच दुनिया की सबसे महंगी तकरार से लेकर अपने आदमियों को जेल से निकलवाने का जुगाड़ करना और 700 करोड़ डॉलर का कर्जा ना चुका पाने का मामला। पेश है किस्सा एक ऐसे शख्स का जो कि 4200 करोड़ का मालिक होने से सीधे दिवालियेपन की कगार पर आ पहुंचा। अनिल अंबानी का शिखर पर पहुंचना। सबसे पहले तो ये अनिल अंबानी आखिर हैं कौन और उनके साथ इतना बुरा आखिर कैसे हुआ, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय में वापस 20वीं सदी के मध्य के भारत में चलना होगा। अनिल का जन्म मुंबई या उस वक्त के बॉम्बे में 4 जून 1959 में हुआ और वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनीज में से एक के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के सबसे छोटे बेटे थे। 17 साल की उम्र में धीरू भाई भारत से निकलकर यमन के अदन में जा बसे और बेसी एंड कंपनी नाम की एक बड़ी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने लगे। यहाँ उन्होंने अकाउंटिंग और व्यापार से जुड़ी बारीकियां सीखी और इसी के साथ उनके मन में अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करने की एक धुन सवार हो गई। 1958 में अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर धीरू भाई भारत वापस लौटे और मसालों का अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया, जो आगे चलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से जाना जाने लगा। धीरू भाई और उनकी पत्नी कोकलाबेन भारत लौटने से पहले 19 अप्रैल 1957 को ही अपनी पहली संतान मुकेश का इस दुनिया में स्वागत कर चुके थे और भारत में लौटने के बाद जल्दी ही अनिल भी परिवार का नया सदस्य बनकर आ चुके थे। शुरू में अंबानी अपने पूरे परिवार समेत मुंबई के भुवनेश्वर में स्थित जय हिंद स्टेट में 2 बेडरूम वाले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन उनका धंधा दिनों दिन तरक्की कर रहा था और जल्दी ही उन्होंने टेक्सटाइल के धंधे में कदम रखा और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को कम दाम में बेचने की रणनीति अपनाई। मुनाफे के लिए भारी भरकम बिक्री पर निर्भर रहने वाली ये रणनीति बेहद जोखिम भरी थी, पर किस्मत से वो बेहद कामयाब साबित हुई और धंधा तेजी से बढ़ने लगा। मुनाफा बढ़ता गया और जल्द ही अंबानी परिवार मुंबई की आशा किरण बिल्डिंग में स्थित 6 फ्लोर वाले एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। गरीबी से शुरुआत करने वाले धीरू भाई अपने बच्चों को कड़ी मेहनत की अहमियत सिखाने के लिए भरसक प्रयास करने लगे और अच्छा करने पर परिवार को बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे। एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए अनिल ने बताया कि बचपन में वे अपने बड़े भाई मुकेश के साथ तेज बारिश में 6 मील लंबी वॉक पर जाया करते थे, जिसके बाद पापा उन्हें इनाम के तौर पर आम से भरा हुआ एक डब्बा देते थे ताकि बच्चों को समझ आए कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन बच्चों को कामयाबी के गुण सिखाने की ये मेहनत आगे चलकर कितनी सफल होगी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। 1980 का दशक आते आते रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स जैसी हाई प्रॉफिट वाली दूसरी इंडस्ट्रीज में कदम जमाना शुरू कर दिया। 1983 तक रिलायंस मुंबई में सिर्फ एक छोटे से ऑफिस वाली कंपनी से कुल 122 मिलियन डॉलर की कीमत वाली कंपनी बन चुकी थी। मुनाफा और भी बढ़ता गया और जल्दी ही धीरू भाई ने मुंबई के सबसे बेहतरीन कमर्शियल इलाके में से एक माने जाने वाले कफ परेड में 14 माले वाली एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो आगे चलकर अंबानी खानदान का एक आधिकारिक आवास बना। ये तो सभी जानते थे कि अनिल और मुकेश आगे चलकर फैमिली बिजनेस में कदम रखेंगे और दोनों भाइयों ने अपने मिड 20s में आते आते रिलायंस इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण पद हासिल कर लिए थे। 1981 में 24 साल के मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को मैनेज करना शुरू कर दिया। वहीं 1983 में अनिल ने अपना रोल संभालते हुए बिजनेस, इन्वेस्टर्स और प्रेस से डील करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। दोनों का रोल भी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक था। मुकेश सिर्फ अपने काम से मतलब रखने वाले एक सीरियस बिजनेसमैन थे जो अपनी शामें पत्नी नीता और अपने 2 बच्चों के साथ बिताना पसंद करते थे। वहीं अनिल तड़क भड़क मिजाज वाले और घूमने फिरने का शौक रखने के लिए जाने जाते थे, जो मुंबई के बड़े बड़े लोगों और बॉलीवुड स्टार्स से आए दिन मिलते जुलते रहते थे। मुकेश लाइमलाइट से हमेशा ही दूर रहना चाहते थे, वहीं अनिल को उसमें रहना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अनिल इस बात से अनजान थे कि स्टारडम की ख्वाहिश रखने की उनकी यही आदत आगे चलकर उनके लिए कई मुसीबतें खड़ी करने वाली थी। अनिल और मुकेश की आपस में तकरार। अनिल बॉलीवुड के ज्यादातर लोगों से अपना बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के इरादे से ही मिला करते थे, लेकिन वे टीना मुनीम नाम की एक एक्ट्रेस को अपना दिल दे बैठे और उस रोमांस की अच्छी खासी चर्चा भी हुई थी। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अनिल के परिवार को टीना के पेशे से थोड़ी आपत्ति थी। उस जमाने में अंबानी जैसे परंपरावादी परिवारों में लड़कियों का फिल्म जगत में जाना अच्छा नहीं माना जाता था और इसी कारण परिवार वालों ने अनिल को टीना से अलग हो जाने के लिए कहा। लेकिन काफी मान मनव्वल के बाद उनके माँ बाप इस रिश्ते के लिए आखिरकार राजी हो गए और फरवरी 1991 में अनिल और टीना एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। अनिल को लगा होगा कि शायद ये आखिरी दफा हो जब उन्हें अपने परिवार वालों के खिलाफ जाना पड़ा हो,
पर आगे चलकर उनकी जिंदगी में आने वाले और भी जबरदस्त तूफानों के बारे में उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। साल 2002 तक रिलायंस ग्रुप की एक हैसियत 1500 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो चुकी थी और अंबानी परिवार पर जल्दी ही एक मुसीबत भी आने वाली थी। उसी साल 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की हार्ट अटैक पड़ने की वजह से 69 साल की उम्र में मौत हो गई। मौत के वक्त धीरूभाई अंबानी फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से दुनिया के 138वें सबसे अमीर आदमी थे, जिनकी व्यक्तिगत हैसियत लगभग 290 करोड़ डॉलर थी। उस वक्त भारत में विरासत की संपत्ति का कानून बहुत ही सख्त था और अंबानी बंधुओं को हिंदू सक्सेशन एक्ट का सामना करना पड़ा। हिंदू नियमों के मुताबिक यदि कोई गृह स्वामी बिना आखिरी इच्छा के या विल के मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसकी विधवा और बच्चों में बांटी जाती है। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा मुश्किल काम था रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिना किसी विवाद के स्मूथली चलाना। बड़े भाई होने के नाते मुकेश ने ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल लिया, वहीं अनिल वाइस चेयरमैन के पद पर विराजमान हुए। आप सोच रहे होंगे अब ये विवाद सुलझ गया होगा, लेकिन दोनों भाइयों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण शक्ति विभाजन होते ही दोनों में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। बड़े होने के नाते मुकेश खुद को सबसे बड़ा बॉस मानते थे, लेकिन अनिल का कहना था कि वे दोनों बराबर हैं। बात इस हद तक पहुंच गई कि दोनों भाई बिना एक दूसरे के कंसल्ट किए ही कंपनी से जुड़े अति महत्वपूर्ण फैसले जज्बात में आकर लेने लगे। भाइयों में आपसी विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर जब दोनों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी हो। लेकिन रिलायंस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी कि इस विवाद को जल्दी ही सुलझाना बेहद जरूरी हो गया था। मामला जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो भारत के वित्त मंत्री ने भी दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर इतिहास का सबसे महंगा भाइयों के बीच का यह आपसी विवाद किसी मंत्री द्वारा नहीं सुलझने वाला था, बल्कि इसके लिए तो दोनों भाइयों की प्यारी माँ को ही मैदान में आना पड़ा। जी हाँ, कोकिलाबेन अंबानी। कोकिलाबेन के लाख समझाने के बावजूद दोनों के तेवर जरा भी कम नहीं हुए और कंपनी की लीडरशिप को लेकर विवाद जारी रहा। दोनों इस बात से जरा भी समझौता नहीं करना चाहते थे कि कंपनी चलाने का अंतिम अधिकार दोनों में से किसके हाथ में रहेगा। अंत में झगड़े को समाप्त करने के लिए कोकिलाबेन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का विभाजन करने का फैसला किया, एक हिस्सा मुकेश को और दूसरा अनिल को। कंपनी को कंट्रोल करने के मामले में भले ही दोनों भाई एक दूसरे के विरोध में रहे हों, पर इस बात पर दोनों सहमत थे कि रिलायंस एंटरप्राइजेस को कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में धंधा बरकरार रखना चाहिए। समझौते के तहत मुकेश ने पहले से ही पैर जमा चुके मुनाफे वाले बिजनेस जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुख्य रूप से गैस बेचने वाली रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स जैसी कंपनीज को अपने हिस्से में ले लिया। वहीं अनिल ने थोड़ा नई किस्म की चमक धमक वाली इंडस्ट्रीज को चुना, जिनमें भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर। बंटवारे के समझौते में एक करार यह भी था कि दोनों कम से कम 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में कदम नहीं रखेंगे। समझौते में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल करार भी था, जिसमें तय हुआ कि यदि कोई पक्ष अपना कोई बिजनेस बेचना चाहेगा तो दूसरों से पहले उसे अपने भाई को ऑफर देना होगा, जिसके मना करने के बाद ही कोई दूसरा पक्ष उसे खरीद पाएगा। देखने में तो यह समझौता विवाद का एक अच्छा अंत समझ में आ रहा था, पर असल में यही आगे चलकर दोनों भाइयों के विवाद को और ज्यादा गहरा करने का कारण बना। 3 साल चलने वाली सौदेबाजी के बाद रिलायंस का बंटवारा फाइनलाइज हुआ और दिसंबर 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना ठप्पा लगा दिया। दोनों भाई अपने अपने ब्रांड में हल्का फुल्का बदलाव करके अपने अलग अलग धंधों में जुट गए। मुकेश ने कंपनी के अपने हिस्से को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम दिया, वहीं अनिल ने अपने हिस्से आने वाली कंपनीज को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप या आमतौर पर रिलायंस एडीए ग्रुप का नाम दिया। 2006 आते आते दोनों भाई देश की 2 सबसे बड़ी कंपनीज के टॉप लीडर के रूप में स्थापित हो चुके थे। दोनों अब भी अपनी पुश्तैनी मकान में एक ही छत पर रहते थे, फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी थीं, इतनी कि दोनों किसी भी तरह एक दूसरे को पछाड़कर सबसे बड़ा अंबानी बनने की होड़ में लगे रहते थे। अनिल अंबानी का गोल्डन पीरियड। शुरू में तो अनिल का बिजनेस खूब फला फूला। उनका पहला सबसे बड़ा वेंचर था टेलीकॉम जगत में कदम रखना, जहां उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन नामक अपने नए और सस्ते मोबाइल नेटवर्क को लॉन्च करके एक नई क्रांति ला दी। टेलीकॉम जगत में आने वाली नई टेक्नोलॉजी से कदम मिलाकर चलने के लिए अनिल ने करीब 200 करोड़ डॉलर 3G वायरलेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर डाले। उस वक्त 3G टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक थी और रिलायंस कम्युनिकेशन इस मामले में देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। पर अनिल इतने में संतुष्ट नहीं हुए और वे अपने अगले बड़े बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार थे। बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अनिल ने लगातार मुनाफे में चल रही एडलेफ्स फिल्म्स और उसके मूवी थिएटर चेन को 2005 में खरीद लिया और उसे रिलायंस मीडिया वर्कर्स का नाम दिया।
2008 तक अनिल भारत के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के ओनर बन चुके थे, जिनके अंडर में 700 से ज्यादा स्क्रीन चल रही थी। अनिल ने हॉलीवुड की दुनिया में कदम रखते हुए अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ 120 करोड़ डॉलर की डील साइन की, जिसके तहत वे 2008 में स्टीवन की कंपनी ड्रीम वर्क्स में पैसे लगाने वाले थे। ड्रीम वर्क्स में इन्वेस्टमेंट के कारण अनिल को द वॉर हॉर्स, लिंकन और ब्रिज ऑफ स्पाइस जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी से फायदा उठाने का मौका मिला। साल 2012 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली 11 फिल्मों में रिलायंस मीडिया वर्क्स का पैसा लगा हुआ था, जिसमें से ऑक्टेविया स्पेंसर ने तो हेल्प के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीता। अनिल अपने घर पर आए दिन हिट हॉलीवुड फिल्मों की प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करते और उस पार्टी में मुंबई के सभी जाने माने चेहरे रेगुलरली नजर आते थे, सिवाय एक के, और वो चेहरा थे मुकेश अंबानी। साल 2008 में अनिल अपने करियर के गोल्डन पीरियड के चरम पर थे। उन्होंने जब रिलायंस पावर के शेयर्स को बेचने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुरू की तो भारतीय स्टॉक मार्केट पर एक नया इतिहास रच दिया गया। लोगों ने कंपनी के शेयर्स को 10.6 गुना ज्यादा डिमांड किया और सारे के सारे शेयर 300 करोड़ डॉलर में मात्र 60 सेकंड के अंदर ही बिककर खत्म हो गए। अनिल की कामयाबी में 4 चांद लगाते हुए फोर्ब्स की 2008 में आने वाली लिस्ट में उन्हें दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी का खिताब दिया गया, जिसकी पर्सनल वेल्थ 4200 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा थी। लेकिन अनिल का मन इतने से भी नहीं भरा और अभी भी खुद को भाई से कंपेयर करके ये मायूस थे, क्योंकि मुकेश दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जो अनिल के मुकाबले करीब 100 करोड़ डॉलर ज्यादा की संपत्ति रखते थे। पर अनिल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जलन उन्हें आसमान से एकदम जमीन पर लाने वाली थी। रिलायंस कम्युनिकेशन का डूबना। अनिल की असल परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने पाया कि उनकी मोबाइल कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के बाजार में मुनाफेदार बनाए रखने के लिए कंपनीज द्वारा की जाने वाली बिक्री में अच्छा खासा इजाफा करना बेहद जरूरी हो गया था। नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अनिल ने रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम पर बैंकों से बेहद बड़े बड़े लोन उठा रखे थे। अनिल करीब 200 करोड़ डॉलर 3G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर चुके थे और ये 3G एक्सपेंशन अकेले तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन के कुल कर्जे के लगभग 50% से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन दूर अंधेरे में अभी थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, क्योंकि उस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन साउथ अफ्रीका की मोबाइल कंपनी MTN के साथ विलय करके एक बड़ी सी मोबाइल कंपनी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। उम्मीद थी कि ऐसा करके दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक मानी जाने वाली मोबाइल कंपनी की शुरुआत होगी, जो 2 सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट इंडिया और साउथ अफ्रीका में अपनी पकड़ बनाएगी। इन 2 बाजारों की कुल कीमत 7000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा मानी जाती है। पर अफसोस कि ये प्लान पूरी तरह नाकामयाब रहा और इसके लिए अंबानी परिवार का ही कोई शख्स जिम्मेदार था। आपको बंटवारे के समझौते में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल वाला वो करार याद है जिस पर साल 2005 में दस्तखत किए गए थे? उसके हिसाब से रिलायंस कम्युनिकेशन की सेल या मर्जर की स्थिति में शेयर खरीदने का पहला अधिकार मुकेश अंबानी को मिलना था। एक कानूनी पेच फंस जाने के कारण MTN इस डील को फाइनल करने से कतराने लगी और जुलाई 2008 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गई और उसके साथ ही अपना कर्ज अदा करने का अनिल का सपना भी हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। जैसे इतना बुरा काफी नहीं था जो कि अप्रैल 2011 में अनिल के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 वाइस प्रेसिडेंट को रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा पैसा इन्वेस्ट किए जाने वाली कंपनीज के लिए जुगाड़ के जरिए सस्ते टेलीकॉम लाइसेंस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ताकि कंपनी के शेयर को कृत्रिम रूप से ऊपर चढ़ाया जा सके। गले तक कर्ज में डूबे अंबानी अब कांडों से भी घिर चुके थे और बस एक ही रास्ता समझ आ रहा था कि कर्ज चुकाने के लिए कोई नया लोन उठाया जाए। साल 2012 में अनिल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना नामक 3 बैंकों से कर्ज लेने में कामयाब रहे। बैंकों ने कुल मिलाकर अनिल को 120 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया था, ताकि रिलायंस कम्युनिकेशन के 719 करोड़ डॉलर के कर्ज का ब्याज चुकाया जा सके, जिसकी शुरुआत करीब 2011 में हुई थी। भले ये स्थिति बेहद बुरी हो, पर अभी आगे हालात इससे भी ज्यादा बुरे होने वाले थे। भाई ने किया विश्वासघात। बैंक तोड़ देने वाले ऐसे ही एक बिजनेसमैन की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब अनिल ने एक्सिम बैंक से 922 मिलियन डॉलर का लोन लेकर 780 मेगावाट के एक बड़े से पावर प्लांट में लगा दिया। लग रहा था इस बार अनिल का ग्रुप आखिरकार मुनाफे में चला जाएगा, क्योंकि एक पारिवारिक समझौते के तहत मुकेश ने वादा किया था कि अनिल के नए पावर प्लांट के निर्माण और उसके फ्यूल की जरूरतों के लिए वे अनिल को सरकारी दामों की आधी कीमत पर गैस सप्लाई करेंगे। लेकिन जब डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने दोनों भाइयों के बीच हुए समझौते को अप्रूव करने से मना कर दिया, क्योंकि कोर्ट के मुताबिक गैस का दाम फिक्स रहना चाहिए ताकि बाकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नियम फेयर रहें। अनिल के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर थी, पर मुकेश की मानो तो लॉटरी लग गई, क्योंकि इस फैसले ने उनके द्वारा अनिल को बेची जाने वाली गैस से होने वाले मुनाफे को महज एक झटके में दोगुना कर दिया।
अनिल को लगा ये सब मुकेश की ही कोई चाल थी। सो 2000 से 2009 के बीच कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेआम आरोप लगाया कि मुकेश कोई भी पैंतरा आजमा कर पुराने समझौते के तहत किए गए अपने वादे को पूरा करने से बचना चाहते हैं। बीच बाजार इस तरह से लड़ना अनिल की इमेज के लिए कोई खास फायदेमंद नहीं रहा, और जब कोर्ट ने मुकेश के पक्ष में फैसला सुनाया तो अनिल की कई कंपनीज के शेयर एकदम धड़ाधड़ गिरते चले गए। लंबे चलने वाले इस केस के बाद दोनों भाई इस बात पर सहमत हुए कि आज के बाद बिजनेस के मामले में एक दूसरे से मुकाबला न करने वाले पुराने समझौते का पालन अब नहीं किया जाएगा। नए समझौते के तहत मुकेश अप्रैल 2022 तक गैस से बिजली बनाने के बिजनेस में कदम नहीं रखेंगे। इसके अलावा दोनों भाई किसी भी बिजनेस क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने उतरने के लिए आजाद थे। अनिल की एक कंपनी ऐसी थी जिस पर मुकेश अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, न जाने कब से। उनके मन में उस कंपनी के लिए एक अलग ही प्लान चल रहा था, एक बहुत बड़ा प्लान। रिलायंस कम्युनिकेशन का कनेक्शन हुआ कट। एक और जहां छोटा भाई कर्ज में डूबता जा रहा था, वहीं मुकेश की लाइफ में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। साल 2012 में मुकेश मुंबई में अपने लिए बनाए गए एक आलीशान घर में शिफ्ट हो गए, जो खूबसूरती में किसी जन्नत जैसा था। यह आलीशान बिल्डिंग दुनिया के सबसे बड़े और शानदार प्राइवेट घरों में से एक है, जिसकी 27 मालों की ऊंचाई 568 फीट है, और इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 4 साल का समय लगा और हक्का बक्का कर देने वाला 120 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। जाहिर है कि इतना आलीशान मकान देखकर अनिल को यह लगने ही लगा था कि मुकेश अपनी बेशुमार दौलत की नुमाइश करके उनके जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीलिया कही जाने वाली इस गगनचुंबी कोठी में वाकई दौलत की बेशुमार नुमाइश की गई है, जिसमें 6 मंजिलों वाला 168 कारों का एक गैराज है और बारीकी से सजाए गए 9 लिफ्ट भी लगे हुए हैं। एंटीलिया में अपना खुद का एक 50 सीटों वाला प्राइवेट मूवी थिएटर भी है, पर मानो जैसे टीवी पर ड्रामा की भरपूर खुराक ना मिल पा रही हो, जो मुकेश ने बिल्कुल फिल्मों की तरह असल जिंदगी में अपने छोटे भाई को धोखा देने का काम किया। सितंबर 2016 में नए समझौते के तहत एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री करने की इजाजत मिलने से करीब 1 साल बाद मुकेश ने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करते हुए अपना खुद का मोबाइल नेटवर्क जियो लॉन्च कर दिया। जियो ने जल्द ही अपने पहले 15 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और कम दाम में 4G नेटवर्क ऑफर करके मार्केट में बड़े से बड़े खिलाड़ी को खुद से कहीं पीछे छोड़ दिया। जियो ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री को एकदम से बदल कर रख दिया। वहीं अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशन भारी भरकम कर्ज के कारण मानो बस किसी तरह घिसट के चल रही थी। किसी समय में भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रह चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन की कीमत, उसमें कुल 98% की गिरावट आई, वो भी महज 3 सालों के अंदर। यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अपने छोटे भाई के बिजनेस में इतने आक्रामक ढंग से उतरने के पीछे मुकेश की नीयत आखिर क्या थी, लेकिन इतना तो तय है कि जियो की कामयाबी कहीं ना कहीं अनिल के बिजनेस को और भी घाटे में ले जा रही थी। हीरो से बनी जीरो। टेलीकॉम मार्केट में मुकेश की जबरदस्त कामयाबी के बाद अनिल और भी बड़ी मुसीबतों में फंस गए। अनिल के भूतपूर्व पार्टनर और स्वीडिश नेटवर्क कंपनी एरिक्सन ने साल 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन पर पहले लिए गए 8 करोड़ डॉलर के लोन की किस्त और ब्याज न चुकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल के सामने 2 बड़े ही साधारण से ऑप्शन रखे, ब्याज अदा करो या जेल जाओ। ब्याज अदा करने का टाइम खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, तभी एक ऐसी मदद आई जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मुकेश नहीं चाहते थे कि किसी भी अंबानी का नाम दिवालिया होने या जेल जाने के साथ जोड़ा जाए, और कुछ भी करके उन्हें ऐसा होने से रोकना होगा। तो वे ढेर सारे रुपए लेकर आए और अपने भाई अनिल को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लिया। देखने में भले ही एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार नजर आता हो, लेकिन अपने चिर विरोधी द्वारा बर्बाद होने से बचाए जाना अनिल के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक रहा। एरिक्सन वाले कांड के बाद अनिल समझ चुके थे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनके गिने चुने दिन ही बाकी हैं, और 2 फरवरी 2019 वाले दिन रिलायंस कम्युनिकेशन ने आखिरकार खुद को दिवालिया घोषित किए जाने के लिए अर्जी डाल ही दी। पर अनिल की मुसीबतें अभी कहाँ खत्म होने वाली थीं, क्योंकि कर्जा देने वाले और भी लोग जी जान लगाकर उनके पीछे पड़े हुए थे। अनिल की दिन ब दिन कम होती दौलत में से जिस किसी को भी अपना हिस्सा चाहिए था, वो सभी लाइन में लग गए, और 2010 के दशक के अंतिम भाग तक कर्जा देने वाले कई लोग हाथ धोकर अनिल के पीछे घूमते रहे। अनिल को कर्जा देने वालों में सबसे अहम थी चाइना की वो 3 बैंक्स जिनके पैसे अनिल ने अब तक लौटाए नहीं थे। उन बैंकों ने साल 2019 में लोन चुकता करने की पर्सनल गारंटी का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अनिल पर एक मुकदमा दायर कर दिया। 122 करोड़ डॉलर का उधार लेने के 7 साल बाद भी अनिल उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा अदा कर पाए थे, और बैंक वाले 71.7 करोड़ डॉलर की बची हुई रकम वापस लिए बगैर अनिल का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो अनिल कर्ज के इस समुद्र से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और अंत में वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जो आज से महज 10 साल पहले उनके लिए नामुमकिन सी बात लगती। 5 फरवरी 2020 को अनिल ने दुनिया के सामने आकर ऐलान किया कि 42,100 करोड़ डॉलर की उनकी दौलत, जो कि 2008 में हुआ करती थी, वो अब घटकर
जीरो पर आ चुकी थी, यानी कि अब उनके पास एक कौड़ी बराबर दौलत भी नहीं थी। भाई से चलने वाले लंबे विवाद और बिजनेस के मैनेजमेंट में अनियमितताएं दिखाने के चलते अनिल हीरो से जीरो बनने का बेहतरीन उदाहरण साबित हुए। कम से कम उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा था। एक तरफ अनिल दुनिया के सामने दिवालिया हो जाने का दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके आलीशान घर, प्राइवेट जेट, कुल मिलाकर 3 मिलियन की कारें और करोड़ों की एक लग्जरी याच समेत जिंदगी की दूसरी शानो शौकत वाली चीजों में पता नहीं कैसे रत्ती भर भी कमी नहीं आई। अनिल ने सफाई देते हुए कहा कि ये लग्जरी बोट उनकी पर्सनल बोट नहीं बल्कि एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा नहीं है। लेकिन यही चीज अनिल की दूसरी शानदार प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं कही जा सकती थी। सच तो यह है कि अनिल के बैंक अकाउंट्स वगैरह में पड़े लिक्विड या तरल एसेट्स भले ही खत्म हो गए हों, पर उनके पास आज भी ढेर सारे नॉन लिक्विड एसेट्स मौजूद हैं। लिक्विड एसेट का मतलब होता है एसेट का मालिक जब चाहे जल्दी से उसके बदले पैसे पा सकता है, जैसे कि कोई सेविंग अकाउंट। वहीं नॉन लिक्विड एसेट के बदले पैसे पाने के लिए उसे बेचने की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सारा टाइम और खर्चा भी आता है। जैसे कि कारों के शौकीन अनिल की ढेर सारी कारें। जब किसी कर्जदार को ढेर सारा पैसा अदा करना होता है तो कोर्ट अक्सर उन्हें अपने नॉन लिक्विड एसेट्स को बेचकर पैसा अदा करने का आदेश देती है। सुनवाई के दौरान अनिल ने दावा किया कि अपने वकीलों की फीस भरने के लिए उन्हें घर के सारे जेवर बेचने पड़े, पर कमाल है कि उन्हें अपना आलीशान घर और $30 मिलियन की कीमत वाली कार नहीं बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके वकीलों के मुताबिक ये सारी चीजें अनिल नहीं बल्कि दूसरे लोगों के नाम पर थीं। इतना ही नहीं, साल 2021 में दावा किया गया कि अनिल ने विदेशों में स्थित अपने गुप्त अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर की संपत्ति छिपा रखी है। यानी कुल मिलाकर अनिल के दिवालिया होने का असली सच आज भी कई राजों से घिरा हुआ है। चाइनीज बैंक वाले केस में सुनवाई के दौरान जब एक बार जज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अनिल अपने भाई से और भी पैसे ले सकते हैं, तो अनिल ने हंसते हुए जवाब दिया कि आपसी भाईचारे की मिसाल का वो ऑफर बार बार रिपीट नहीं किया जाने वाला, बल्कि वो एक वन टाइम ऑफर था। अब आगे क्या? अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि समय के साथ अंबानी बंधुओं की जिंदगी की राहें एक दूसरे से कितनी अलग हो चुकी हैं। 2021 में फॉर्च्यून 500 लिस्ट ने मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दुनिया की सबसे कामयाब कंपनीज की लिस्ट में 155वें नंबर पर रखा, जिसकी हक्का बक्का कर देने वाली कुल कीमत करीब 2170 करोड़ डॉलर थी। अनिल के बड़े भाई मुकेश आज भी बिजनेस की दुनिया में नया कीर्तिमान रच रहे हैं और मार्क जुकरबर्ग जैसी शख्सियतें भी अब उनके दोस्त बन गई हैं। अभी हाल ही में 2020 में मार्क ने मुकेश की कंपनी जियो के 10% शेयर खरीदने की डील फाइनल की। जनवरी 2022 के आंकड़ों के हिसाब से मुकेश भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी कुल हैसियत 9110 करोड़ डॉलर है। काश कि मुकेश भाई मेरी जिंदगी में कभी सेंटा बनकर आ जाते। वहीं इसके बीच ठीक उलट अनिल अब बेहद प्राइवेट लाइफस्टाइल जीने लगे हैं और लोगों की नजरों में आए बगैर अपनी बची खुची कंपनीज और दौलत को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिशों में मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि अनिल हफ्ते के 6 दिन सुबह 5 बजे उठकर 10 मील दौड़ने जाते हैं, बिना शुगर की खुराक लेते हैं और रोजाना सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक ऑफिस में 12 घंटे मन लगाकर काम करते हैं। माना कि अनिल ने अपने दिवालियापन को लेकर शायद थोड़ा बहुत झूठ जरूर बोला हो, पर अपने खोए हुए सम्मान और दौलत को वापस पाने के लिए उनकी इस मेहनतकश मुहिम की हमें एक बार तारीफ तो करनी चाहिए। अनिल के पिता की कहानी सड़क से उठकर बिजनेस जगत के आसमानों तक पहुंचने की है, वहीं अनिल की कहानी बिजनेस की ऊंचाइयों से दिवालियापन के कगार पर आने के बारे में थी। कम से कम अनिल का तो यही कहना है। इतने सारे प्रकरण और मुकदमे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अनिल किसी जमाने में एक बहुत ही बड़े जीनियस के तौर पर जाने जाते थे। माना कि अनिल ने अपने करियर में बहुत सी बड़ी कामयाबियां भी देखी, लेकिन लोगों का कहना है कि मुकेश की धीमी गति की निर्बोध क्रोध वाली सोची समझी रणनीति अनिल की कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने वाली रणनीति से कहीं ज्यादा कामयाब और टिकाऊ साबित हुई। इसकी मुख्य वजह शायद ये थी कि अनिल ने अपनी ज्यादातर ऊर्जा कुछ भी करके अपने भाई मुकेश से आगे निकलने की जुगत में झोंक दी थी। लेकिन अगर दोनों भाई साथ में मिलकर काम करते तो मुकेश ही धंधे की बारीकी समझकर और अनिल की लोगों से कनेक्शन बनाने का बेहतरीन हुनर एक साथ मिलकर पहले से ही विशालकाय रिलायंस कॉर्पोरेशन को और न जाने कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। इस किस्से ने एक बात तो एकदम साफ जरूर कर दी है, और वो है कि अगर जिंदगी में कभी आपके पास बेशुमार दौलत आ जाए तो ये जरूर सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके जितने ही अमीर आपके परिवार वाले भी आपकी साइड हों, वरना हम देख ही चुके हैं कि ऐसा ना करने पर आपको आगे जाकर अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस जगत की ऊंचाइयों से लेकर सड़क तक आने का अनिल अंबानी का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या आपको कभी किसी करोड़पति पर दया आ सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर दें, और हाँ, हमेशा की तरह आज भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।